अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मेरे बहुत से व्यूअर्स नाज़रीन अक्सर मुझसे एक सवाल करते हैं कि जिन औलिया कराम की दास्तानें आप हमें सुनाते हैं, उनकी करामात और जो है वो उनके मोजज़ात के बारे में बताते हैं, वो आजकल क्यों नहीं हैं। मैंने अब तक कुछ क़ारीन को जवाब दिया था, कुछ नाज़रीन को जवाब दिया था कि औलिया कराम आज भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी देखने वाली आँखें वो नहीं रह गई। हमारी पूरी तवज्जो अब सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर नज़र आने वाली चीज़ों की तरफ है और हम उसकी खोज में लग जाते हैं कि इसकी बुनियाद क्या है। करामतें वो हैं जो मारवाए इंसान चीज़ें हैं। कोई करामत भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर ज़हूर पज़ीर नहीं होती। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो इंसान जन्म लेता है और अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो इंसान इस दुनिया से जाता है। यानी इंसान अपनी मर्ज़ी से सांस भी नहीं ले सकता। तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि कोई वली किसी करामत का इजहार करे और उसमें अल्लाह की मर्ज़ी शामिल ना हो? ये नामुमकिन सी बात है। मैं मुल्तान के आज एक ऐसे मज़ार पर बैठा हूँ जिनकी करामत का मैं अगर ज़िक्र करूँ तो अक़ल हैरान रह जाए और सुनने वाले परेशान हो जाएँ। ये हज़रत मूसा पाक शहीद की दरगाह है, मुल्तान की कदीमी दरगाहों में से एक दरगाह। सैयद हामिद गंज बख्श के साहबजादे और बुनियादी ताल्लुक़ उस शरीफ से था क्योंकि आपके परदादा सैयद मोहम्मद गौस बंदगी हलबी उची, ये सैयद शमसुद्दीन हलबी के अकलौते साहबजादे, लेकिन मेरे जद्द अबजद सैयद अब्दुल्ला हलबी के भाई थे। अब्दुल्ला हलबी उनकी औलाद ने सियालकोट के इलाके में हिजरत की, कश्मीर के इलाके में हिजरत की, नारवाल के इलाके में हिजरत की और सैयद मोहम्मद गौस हलबी, जिन्हें सैयद मोहम्मद गौस बंदगी या उची भी कहा जाता है, वो उस शरीफ तशरीफ़ लाए। दोनों के वालिद शाह मीर बगदादी यानी सैयद मूसा पाक शहीद के जद्द अबजद और मेरे जद्द अबजद शाह मीर बगदादी हलाकू ख़ान के दौर में जब बगदाद पर हमला हुआ और सादात को चुन चुन कर कत्ल किया गया, शहीद किया गया, तो जो ख़ानदान गिलानियों के अफराद थे ये जो है वो हलब चले गए और शाह मीर बगदादी हलब जाकर भी शाह मीर बगदादी ही कहलाते रहे। लेकिन उसके बाद फिर उनकी औलाद ने पूरी दुनिया का सफ़र किया और आज दुनिया का शायद ही कोई ख़ित्ता ऐसा हो जहाँ गिलानी ख़ानदान न बसता हो। हज़रत मूसा पाक शहीद अपने वालिद के जो है वो अकलौते साहब तो नहीं थे, लेकिन छोटे साहबजादे थे। कम उम्री में ही कुरान हिफ्ज़ किया और जब कुरान हिफ्ज़ किया तो आपके वालिद गिरामी ने यानी सैयद हामिद गंज बख्श उन्होंने आपको अपना जानशीन मुकर्रर किया, खरक़ा मुबारक जो है वो दे दिया, अंगूठी दे दी और सज्जादा वो जो है वो आपके हवाले कर दिया। आपके बड़े भाई सैयदना अब्दुल क़ादिर सालिस, जिनका असल नाम सैयद निज़ामुद्दीन था, उन्होंने एतराज़ किया कि आपने मेरे होते हुए यानी बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई को खरक़ा खिलाफत जो है वो क्यों दे दिया। और ये एतराज़ इस हद तक बढ़ा कि मामला दरबार शाही तक पहुँच गया। उस वक्त मुग़ल बादशाह शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की हुकूमत थी। फ़तेहपुर सीकरी दारुल हुकूमत हुआ करता था भारत का यानी हिंदुस्तान का। ये आगरा और दिल्ली तो बाद में बने हैं, लेकिन अकबर ने फ़तेहपुर सीकरी की बुनियाद रखी और फ़तेहपुर सीकरी में उसने हुकूमत की। बहुत से महल्लात आज भी दौरे मुगलिया की याद दिलाते हैं। तो अकबर ने तमाम जो बुज़ुर्गान थे यानी उस शरीफ के जो बुज़ुर्ग थे और जो मतलब उस वक्त के जो बड़े लोग थे, उन्हें फ़तेहपुर सीकरी तलब कर लिया और बाकायदा एक मजलिस शूरा का इनेकाद किया और दोनों तरफ से ये गवाहियाँ आप कह सकते हैं या शहादतें कह सकते हैं या जो है वो दलाइल कह सकते हैं कि वो दलाइल दिए कि ये दावा जो है अब्दुल क़ादिर सालिस का ये दुरुस्त है या गलत है। तो तमाम तर गवाहियाँ सुनने के बावजूद जो है तमाम तर गवाहियाँ सुनने के बाद अकबर ने हुक्म यही दिया कि हज़रत मूसा पाक शहीद ही अपने वालिद गिरामी के जानशीन हैं। अच्छा, उसके बाद ये किया कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज़ से कह लें या एक एहतियात की गर्ज़ से
मसलियतन अब्दुल कादिर सालिस को अपने पास फतेहपुर सीकरी में रखा और हज़रत मूसा पाक शहीद को दक्कन की एक मुहिम पर भेज दिया। आप दक्कन की मुहिम पर चले गए और जब दक्कन से वापस आए तो कुछ अर्सा दिल्ली में जो है वो आपका क़याम रहा और दिल्ली में बहुत से लोगों ने आपके हक़ दस्ते हक़ परस्तर बैत की, जिनमें सबसे मशहूर नाम शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का है। उसके बाद आप उस शरीफ आ गए और उस शरीफ में आकर अपने वालिद गिरामी की गद्दी संभाली और जो रुश्द व हिदायत का सिलसिला आपके वालिद गिरामी की वफ़ात के बाद अधूरा रह गया था, आपने उसे दोबारा शुरू किया और जो है वो मामला फिर से चल निकला। 1601 ईस्वी में आप किसी सफ़र में थे और सफ़र के दौरान कज़्ज़ाकों के हाथों आपकी शहादत हो गई, यानी जो डाकू थे उन्होंने आपके काफ़िले पर हमला कर दिया और आप उस हमले में शहीद हो गए। इसी नाते जो है वो आपको हज़रत मूसा पाक शहीद कहा जाता है। शुरू में आपको उच शरीफ में ही दफन किया गया। मैं उच शरीफ का वो रोज़ा, खाली रोज़ा आपको दिखा चुका हूँ, जहाँ हज़रत मूसा पाक शहीद पहले दफन थे। अपने बुज़ुर्गों की तरफ चूँकि आपके पाँव होते थे तो ये कहा गया कि आपने ख्वाब में आकर ये हुक्म दिया कि मुझे यहाँ से जो है वो निकाल दिया जाए, क्योंकि मेरे पाँव मेरे बुज़ुर्गों की तरफ होते हैं, क्योंकि आपके पैरों की तरफ जो मकबरे हैं वो सैयदना मोहम्मद गौस हलबी और उनके जो है वो साहबजादगान के हैं। चुनांचे आपको मुल्तान से उच शरीफ से निकाल कर मुल्तान के करीब एक जगह है मंगे हट्टी, वहाँ जो है वो दफन किया गया और 15 साल जो है वो आपकी कब्र मुबारक मंगे हट्टी में रही। रिवायत की जाती है कि 15 साल के बाद एक बार फिर हुक्म हुआ कि मुझे मुल्तान ले जाया जाए। चुनांचे मंगे हट्टी से आपका जसद खाकी मुल्तान लाया गया और रिवायत की जाती है कि जसद खाकी इस हद तक जो है वो दुरुस्त हालत में था कि आपको बाकायदा घोड़े पर सवार करके मुल्तान लाया गया। जिस शहर से मतलब जिस शहर के दरवाजे थे आप अंदर दाखिल हुए। अच्छा, मैं यहाँ ये बता दूँ कि मुल्तान शहर के एक ज़माने में 7 दरवाजे हुआ करते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जो है वो 7 दरवाजे थे, कुछ कहते हैं जी कि 7 नहीं थे, कम थे, लेकिन बहरहाल 3 दरवाजे अब भी मौजूद हैं, जिनमें हरम गेट, दिल्ली गेट और बोर्ड गेट। बाकी 4 दरवाजे जो है वो वक्त की नज़र हो चुके हैं। पाक गेट था या नहीं था, हरम गेट, उसको हरम गेट क्यों कहा जाता है ये मैं वहाँ पहुँचकर आपको बताता हूँ। सरकार के जसद खाकी को पाक गेट के रास्ते जो है वो अंदर लाया गया, मैंने बताया घोड़े पर सवार करके, यानी आपकी जो है वो जिस्म मुबारक की हालत ऐसी थी कि आप बाकायदा घोड़े पर सवारी कर सकते थे। तो पाक गेट से अंदर लाकर, और ये जो है वो फसील की जनूबी समत बनती है जहाँ इस वक्त रोज़ा मुबारक है, और तब से ये रोज़ा मुबारक यहाँ है। इसके करीब ही हरम गेट है। उस हरम गेट को हरम गेट क्यों कहते हैं वो मैं आपको वहीं पहुंचकर बताता हूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उस गेट का नाम जो है वो हरम गेट क्यों रखा गया। बाकी सारे गेट जो है वो इम्तदाद ज़माना के हाथों ख़त्म हो गए और अब कुछ भी बाकी नहीं बचा। अच्छा, जो अपना सैयद मूसा पाक शहीद के जो बड़े साहबजादे सैयदना हामिद गंजबख्श सानी, इन्हें शेख हामिद भी कहा जाता है, ये उसके बाद फिर मुल्तान में ही सुकूनत पजीर हो गए। इन्होंने दोबारा जो है वो उठ नहीं गए और इनकी कब्र मुबारक जो है 3 कब्रें हैं अंदर। दरमियान में हज़रत मूसा पाक शहीद की कब्र है और आपके सीधे हाथ को, या बल्कि मेरे सीधे हाथ को और आपके उल्टे हाथ को आपके बड़े साहबजादे हामिद गंजबख्श सानी, जिन्हें शेख हामिद भी कहा जाता है, वो हैं। और फिर उनके साहबजादे हैं नवाब मूसा पाक। हज़रत मूसा पाक शहीद और उनके साहबजादे और पोते की 3 कब्रें, दरमियान में सैयद मूसा पाक शहीद का मरकज़ मुबारक है। ये दाएं जानिब हज़रत सैयदना हामिद गंजबख्श, फिर सैयदना मूसा पाक शहीद, जो आपके बाद आपके जानशीन बने और जिन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब वो उच्च वापस नहीं जाएंगे बल्कि मुल्तान में ही अपनी सुकूनत इख्तियार करेंगे, ये उनकी कब्र है। और ये सैयदना जान अली, ये पोते हैं सैयद मूसा पाक शहीद के, ये उनकी कब्र मुबारक है। ये तीनों कब्रें उनकी जो है वो आप भी ज़ियारत कर लें। मेरा तो चूँकि जो है मैं इनके खून में से हूँ, मैं तो जब आता हूँ मुझे खुशी होती है कि मैं जो है वो अपने बुज़ुर्गों के मकबरों पर, उनकी कब्रों पर हाज़िरी देता हूँ और मुझे बेइंतहा खुशी होती है। ये इस तरफ जो है वो शजरा लिखा हुआ है मेरे बिल्कुल बैक साइड पर,
और ये शुरू होता है हमारे आक़ाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये सिलसिला तरीक़त है और ये सारे का सारा जो है वो सिलसिला जो है वो सैयद मोहम्मद अबुल हसन जमालुद्दीन सालिस मुहय्युद्दीन तक आता है। तो और ये जो है इसमें ये ज़रा मुख्तसर जो है वो है शजरा, लेकिन ये भी शजरा ही है। और ये भी शुरू होता है सरकार दो आलम हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ये अब तक आता है। मखदूम सैयद मोहम्मद वजहात हुसैन गीलानी इसके जो है वो मौजूदा जो है वो गद्दी नशीन हैं। ये चूँकि कब्रें, इन पे कोई नाम वगैरह नहीं लिखे हुए, लिहाजा मैं आपको बता नहीं सकता कि ये कब्रें हैं किसकी, लेकिन ये तयशुदा बात है कि ये औलाद हैं हज़रत मूसा पाक शहीद की, ये उनकी जो है वो कब्रें हैं। ये जो गुंबद बना हुआ है हज़रत मूसा पाक शहीद की कब्र मुबारक पर, ये गुंबद मस्जिद नबवी के गुंबद से बड़ी मुशाबहत रखता है। वहाँ भी जो है वो हाथ से काम किया गया है और ये सारा काम भी जो है वो हाथ से हुआ है। बहुत खूबसूरत मकबरे बहरहाल जो है वो हमारी रिवायत रही है कि हम अपने बुज़ुर्गों के मकबरों को जो है वो सजाते भी हैं, बनाते भी हैं। गुलकारी की हुई है, मुल्तानी आर्ट का शाहकार है, फ्रेस्को पेंटिंग है और हर तरह का जो है वो आर्ट इस्तेमाल किया गया है। छत जो है वो मज़ार की बहुत खूबसूरत बनाई गई है। और गुंबद के बारे में मैंने आपको बताया है कि गुंबद जो है वो मस्जिद नबवी के गुंबद से, मतलब उसका जो अंदरूनी हिस्सा है, उसके जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, उसके अंदरूनी गुंबद से काफ़ी हद तक मुशाबहत रखता है। सैयद मूसा पाक शहीद के मज़ार मुबारक के बिल्कुल साथ एक मस्जिद बनाई गई है। बहुत शानदार और नफीस फ़न तामीर है। आइए आपको एक नज़र जो है वो अंदर से इसको दिखा देते हैं। नमाज़ होने वाली है, बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन ये कि आपको दिखा देते हैं। कि मेरे सामने मुल्तान के 3 बच जाने वालों गेटों में से एक गेट हरम गेट, मैंने बताया कि दिल्ली गेट, गौहर गेट और हरम गेट के अलावा जो मुल्तान के बाकी 4 दरवाज़े हैं वो मुरम्मम हो चुके हैं। अच्छा, इसे हरम गेट इसलिए कहा जाता है कि जब हज़रत मूसा पाक शहीद के जसद मुबारक को मुल्तान लाया गया तो उनके साथ जो बीबियाँ थीं, जो गिलानी सादात की जो ख़वातीन थी, वो इस गेट के जो अंदरूनी इलाका है वहाँ जो है वो उन्होंने पड़ाव डाला, वहाँ रिहाइश इख्तियार की। चूँकि वो हरम की ख़वातीन थी, लिहाजा उसी मुनासबत से इस गेट को हरम गेट का नाम दिया गया। वो नहीं पता कि उससे पहले जो है वो ये गेट क्या नाम था और जो है वो पहले क्या कहते थे, लेकिन हरम गेट इसका नाम उस वक्त पड़ा जब हज़रत मूसा पाक शहीद की जो बीबियाँ हैं उन्होंने यहाँ कुछ अच्छा रिहाइश इख्तियार की और फिर जो है वो उन्होंने अपनी मुस्तकिल रिहाइशगाहें बनाई और वहाँ वो मुंतकिल हो गई। और हरम गेट कहलाने की बुनियादी वजह यही है कि हज़रत मूसा पाक शहीद की जो ख़वातीन थी, जो उनके काफ़िले की ख़वातीन थी, हरम की जो ख़वातीन थी, उन्होंने यहाँ पड़ाव डाला था आर्जी तौर पर और इसी मुनासबत से इसको हरम गेट कहा जाता है। कहते हैं कि ये पहले जो है वो तजावज़ात में घिरा हुआ था। ये गेट जो है वो दूर से नज़र ही नहीं आता था, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ वो गेट है या नहीं है। अभी भी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो इसके तजावज़ात हैं, रिक्शे खड़े हैं। हो सकता है मेरी आवाज़ आपको कम आ रही हो और मेरे सामने जो है वो एक रिक्शे वाला भाई, उसकी आवाज़ आपको ज़्यादा आ रही हो। तो ऐसा नहीं है
कि तजावज़ात करने वालों ने अब इसको बख्श दिया है या अब जो है वो इस रास्ते को खाली कर दिया है। हर वक्त पुलिस भी यहाँ होती है, लेकिन मजाल है हमारे पाकिस्तानी भाइयों पर कि उन्होंने किसी भी चीज़ को छोड़ा हो, वो गेट हो, सड़क हो, पार्क हो, कुछ भी हो, हम हर चीज़ पर अपना हक़ समझते हैं। यही सूरत हाल हरम गेट के साथ थी, जिस हालत में ये आपको आज नज़र आ रहा है। शायद कुछ अर्सा पहले मैं मुल्तान आता तो आपको ये हरम गेट इस तरह नज़र ना आता, बल्कि इसके चारों तरफ दुकानें होती, तजावज़ात होते और ये उनमें घिरी हुई कोई छोटी सी इमारत दिखाई देता। हरम गेट की एक ख़ास बात यह है कि 10 मुहर्रम वाले रोज़ शहर भर के तमाम ताज़िए, जिनमें उस्ताद और शागिर्द का ताज़िया भी शामिल है, ये दोपहर के वक्त यहाँ पहुँचते हैं। लगभग 2 बजे के करीब तमाम ताज़िए जो भी मुल्तान शहर से निकाले जाते हैं और फिर वो हरम गेट का तवाफ़ करके या हरम गेट पर कुछ देर क़याम करने के बाद अपने अपने रूट्स को रवाना हो जाते हैं। तो हरम गेट 10 मुहर्रम के हवाले से भी मुल्तान शहर में इस हवाले से अहमियत का हामिल है कि तमाम जुलूस वो शहर के किसी भी कोने में से क्यों ना निकलें, वो हरम गेट ज़रूर आते हैं। ख़ास तौर पर ताज़िए, शबीज़ुल-जना और जो मातमी जुलूस के दस्ते हैं वो हरम गेट से होकर फिर अपने अपने रूट्स की जानिब रवाना होते हैं। नवाब मूसा पाक जो है वो औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में मुल्तान के गवर्नर हुआ करते थे। जो है वो बड़े दबदबे वाले आदमी थे। कहते हैं एक बहुत मशहूर वाक़या, उसी पर मैं जो है वो आपका अपना ब्लॉग भी ख़त्म करता हूँ। जब दारा शिकोह और औरंगज़ेब के दरमियान तख्त नशीनी की जंग हो रही थी तो दारा पहले मुल्तान आया, दारा शिकोह, और मुल्तान से भगकर फ़रार हो गया, मतलब चला गया। औरंगज़ेब उसके पीछे पीछे लश्कर लेकर मुल्तान पहुंचा और शेख मूसा, यानी उन्हें जो है वो शेख मूसा कहा जाता था, जो सरकार के जो है वो यानी सैयद मूसा पाक शहीद के पोते थे, उन्हें शेख मूसा कहा जाता था। तो शेख मूसा से उन्होंने पूछा कि दारा बेशको कुजास्त, यानी दारा बेहैसियत कहाँ है। शेख मूसा ने बड़ी ज़ोर से जवाब दिया कि दारा बाशको रफ्त, यानी दारा बाहैसियत चला गया। और उसके बाद ये भी कहा जाता है कि शेख मूसा ने यह कहा कि अगर दारा यहाँ होता भी तो मैं कम से कम उसे तुम्हारे हवाले ना करता। औरंगज़ेब को इस जवाब की तवक्को नहीं थी कि एक सैयद ज़ादा इतना जो है वो बादशाह को जो है वो जवाब देगा, इतना जो है वो ब्लंटली, मैं इस अंग्रेज़ी का लफ्ज़ मेरे जहन में आ रहा है कि इतने जो है वो जुर्रत का मुज़ाहरा करेगा और इस तरह का जवाब देगा कि अगर दारा मेरे पास होता भी तो मैं कभी उसे तुम्हारे हवाले ना करता। तो ये उन बुज़ुर्गों की शान है जिन बुज़ुर्गों के बारे में मेरे जो है वो नाज़रीन, मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग थे, कहाँ से आए थे। ये वो हज़रत मूसा पाक शहीद हैं जिनकी नस्लें आज मुल्तान में और इसके गिरदोनवा में आबाद हैं और इनका फैज़ पहले भी जारी था, आज भी जारी है और इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत जारी रहेगा। अल्लाह करे कि फिर से कोई ऐसा जुर्रतमंद शख्स पैदा हो जो वक्त के बादशाह को ये जवाब दे सके कि दारा बाशको रफ्त, और अगर मेरे पास दारा होता तो भी मैं उसे तुम्हारे हवाले ना करता। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले ब्लॉग में इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।